गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने पिछले पीरियड में कम्युनिकेटिव फंक्शंस यानी फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की बात की थी, जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस एंड द डायरेक्टिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज किए थे। आज हम डायरेक्टिव फंक्शंस के बाद द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ क्लासरूम करेंगे, यानी कक्ष के अंतर्गत और कक्ष से बाहर के भाषा के कार्यों के बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि कक्षा के अंतर्गत और कक्षा के बाहर भाषा से संबंधित तथ्य का विस्तृत से वर्णन मिलता है। भाषा के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती, जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं। लेकिन प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं, प्रत्येक भाषा के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। इन नियमों और सिद्धांतों को सामने रखकर ही हम भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप की पहचान कर सकते हैं। भाषा के कार्यों में भाषा के कक्ष के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं, जिनमें श्रवण अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति है, पठन है और समय का उचित प्रयोग है और रचनात्मक वृत्ति है। ये हम कह सकते हैं कि भाषा के कक्षा के अंतर्गत सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, समय का उचित प्रयोग करना यानी ऐसे शब्दों का चयन करना जिसमें समय और शक्ति का कम प्रयोग हो। रचनात्मक वृत्ति है, जिससे कोई विद्यार्थियों को अपने भावों, अपने विचारों को रचने की क्षमता उत्पन्न हो। और व्यवहारिक विश्लेषणता है, व्यवहारिक विशेषज्ञता विद्यार्थियों को प्राप्त होनी चाहिए। और शुद्ध और सुंदर लेख की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में डाली जाती है और विद्यार्थियों में अपने विषय को प्रस्तुतिकरण की योग्यता। प्रस्तुतिकरण से भाव दोनों रूप हैं, चाहे वो लेखन है, चाहे वो मौखिक अभिव्यक्ति है। और पढ़ाई की नियमित आदत भी भाषा के कक्ष के अंतर्गत डाली जाती है। कक्षा से बाहर के जो कार्य हैं, उनमें विद्यार्थी का सामाजिक व्यवहार, मानवीय कुशलताओं का विकास, समायोजन की भावना, आपसी समझ, विभिन्न वर्गों से आपस में तालमेल और भाव प्रदर्शन की योग्यता विद्यार्थी में होनी चाहिए। ये कक्षा से बाहर के कार्य हैं। यानी कक्षा में एक औपचारिकताएं मात्र होती हैं, औपचारिक रूप से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है, जबकि कक्षा से बाहर औपचारिकता नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से विद्यार्थी अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है। क्योंकि व्यवहारिक प्रदर्शन सही अर्थों में उसे सामाजिक प्राणी कहलाने के योग्य बनाता है। सामाजिकता वही है जब एक विद्यार्थी समाज में सही ढंग से समायोजन कर सके, सामाजिक व्यवहार का सही तरीके से प्रयोग कर सके, उसमें आपसी भाईचारे की, आपसी तालमेल की, अपने रिलेटिव्स की वो सारी समझ हो और भाव का प्रदर्शन भी विद्यार्थी आसानी से कर सके। ये सब कक्षा के बाहर के कार्य हैं। यानी हमने बात की कि कक्षा के अंतर्गत आने वाले जो कार्य हैं कि बच्चे में अच्छी सुनने की क्षमता, बच्चे में अपने भावों को, अपने विचारों को प्रस्तुत मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता, बच्चे में वाचन या पठन की आदत को विकसित करना। क्योंकि बच्चा जब औपचारिक रूप से कक्षा में बैठता है और वो उन अक्षरों की बनावट को पहचानता है, लिखता है, तो उसका वो पठन कौशल कहा जाता है। उसकी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना या उसे किस तरह से बेटर यूज़ ऑफ टाइम, कैसे अपने समय का सदुपयोग करना होता है, उसमें क्रिएटिविटीनेस लाना और उसमें जो स्पेशल बिहेवियर को डेवलप करना,
उसकी अच्छी हैंड राइटिंग को सुधारना और उसमें जो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल है उसको सही तरीके से डेवलप करना, विकसित करना, और जो रेगुलर हैबिट ऑफ द रीडिंग है वो विद्यार्थियों में डेवलप करना कक्ष के अंतर्गत कार्य आते हैं। कक्षा से बाहरी कार्यों में सोशल बिहेवियर की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटी की बात करते हैं, या फीलिंग्स ऑफ द एडजस्टमेंट, एक बच्चे में समायोजन का सही ढंग, सही तरीका, अच्छे ढंग से सामाजिक रूप से समायोजित हो सके और उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे में हो, और कोऑर्डिनेशन या अपने जो वेरियस ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन की बात आती है वो विद्यार्थी में डेवलप हो, और उसमें जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने फीलिंग्स हैं, उसको एक्सप्रेस करने में भी एक भाषा अपना रोल प्ले करे, एक भाषा उन्हें हेल्पफुल हो। तो ये भाषा के बाहर के कार्य हैं। इसके बाद बच्चों हम भाषा के संप्रेषणात्मक यानी कम्युनिकेटिव फंक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि बिना, हम पहले बता चुके हैं, बिना भाषा के इस मानव जीवन में सही ढंग से एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान किए बिना समायोजन नहीं हो सकता, और भाषा ही इसका एक माध्यम बनती है। यानी कह सकते हैं कि किसी एक भाषा के बिना किसी भी समुदाय की जो प्रगति है वो नहीं हो सकती। प्रकृति ने जो भाषा का वरदान है ये केवल मनुष्य को ही दिया है। वैसे तो पशु पक्षी भी अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन वो भाषा सार्थक नहीं होती क्योंकि वो अपनी भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो यदि हम बात करें संप्रेषण, संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रियाएं, जिसमें हम कहें कि इंटरेक्शन ऑफ द सोशली एंड द कल्चरल एक्टिविटीज़, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। और इंफॉर्मेशंस का वो करना, उसको प्रसारित करना, इंफॉर्मेशंस को पासिंग करना, ये भाषा के संप्रेषणात्मक कार्यों के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें कि संप्रेषण है क्या। ये अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन वर्ड्स का, कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये लैटिन भाषा के कम्युनिज शब्द से लिया गया है, बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य भागीदारी युक्त सूचना या उसका संप्रेषण। अर्थात संप्रेषण एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को, भावनाओं को, मनोवृत्तियों को समझता है, उनको उसी रूप में ग्रहण भी करता है और अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत भी करता है। यानी परस्पर एक दूसरे के विचारों की साझेदारी की पूर्ति होती है। और संप्रेषण ऐसी ही कुछ विचारों का, ऐसी ही कुछ घटनाओं का जो मिला जुला रूप है, तालमेल है, जिसको कुछ विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दर्शाया है, विभिन्न प्रकार से उसकी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कम्युनिकेशन को परिभाषित करते हुए लिखा है, विचारों, जानकारियों आदि का विनिमय दूसरों तक पहुंचाना या बांटना, चाहें वे मौखिक, लिखित या सांकेतिक हों, तो वो कम्युनिकेशन होता है। यानी चार्ल्स ई रेडफोर्ड के अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों या संपत्तियों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। ये हमने बात की कि संप्रेषण होता क्या है। यानी संप्रेषण वो है जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं,
एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचार दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेटिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के, ये तो संप्रेषण तो हो गया, संप्रेषण है, भाषा के माध्यम से ही संप्रेषण होता है, लेकिन अब फंक्शंस क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि जैसा हम जानते हैं या हमने अभी तक जो पढ़ा है कि संप्रेषण का परिणाम सिर्फ एक अंत्यक्रिया होता है, आपस में विचारों का आदान प्रदान, आपस में विचारों की समझबूझ। इस अंत्यक्रिया के संप्रेषण को हम किसी न किसी रूप में, चाहे वो किसी सूचना से है, ग्रहण करते हैं और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। तो कहने का भाव है कि भाषा तो संप्रेषण का एक साधन मात्र है। जहाँ पर भाषा सहजता से संप्रेषित कार्य में सहायक होती है या सहायता करती है, उसके द्वारा ही मनुष्य को भाषाई सूचना या ज्ञान एक साथ प्राप्त होता है। अगर हम इसके स्किल्स की बात करें, यानी जो संप्रेषण क्षमता की भाषा की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत एक तो संप्रेषण सार्थक ज्ञान चर्चा की बात आती है, और दूसरा मौखिक अभिव्यक्ति ज्ञान और विनम्र निवेदन या सुझाव देने की बात आती है। यानी एक, अगर हम भाषा फंक्शन की बात करते हैं, संप्रेषण में भाषा कार्य की बात करते हैं, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति का ज्ञान होना, दूसरा आपस में चर्चा का ज्ञान होना कि हमें किस लेवल की बात किस ढंग और किस तरीके से कहाँ पे करनी चाहिए, दूसरा सुझाव का ज्ञान होना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो विनम्र निवेदन आदि हैं वो कर रहे हैं। भाषा विचारों का एक प्रमुख साधन है। इन्हीं विचारों को ग्रहण करना और इन्हीं विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने को ही हम अंत्यक्रिया कहते हैं। और भाषाई कार्य को प्रस्तुत करने में ये कुछ क्षमताएं होनी जरूरी हैं, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति और सुनने की क्षमता, कुछ पढ़ना और कुछ लिखना, यानी जो हमारी 4 स्किल्स हैं हम उनकी बात करते हैं। सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी कम्युनिकेशन ठीक बैठता है। यदि हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे तो फिर हम उसका सही ढंग से जवाब भी नहीं दे पाएंगे। फिर सुनने के बाद उसकी प्रतिक्रियाएं, यानी मौखिक अभिव्यक्ति, और जैसे 2 ग्राह्य कौशल और 2 अभिव्यक्त कौशल। अभिव्यक्त कौशलों के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति और लेखन आ जाता है, जबकि ग्राह्य कौशलों के मुताबिक सुनना और पढ़ना आ जाता है। क्योंकि हम किसी के विचारों को या तो सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, और अपने विचारों को या हम बोलकर प्रस्तुत करते हैं या फिर हम उन विचारों को लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यानी इसमें अंत्य व्यक्तिक संचार, अंत्य जो समूह संचार या जन संचार, इस प्रकार से जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन है और मास कम्युनिकेशन है, 3 तरीके से हम इस कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसकी जो परिधि है उसमें व्यक्ति स्वयं होता है, और इसके अंतर्गत स्वयं के अनुभव या व्यक्ति के स्वयं के अपने विचार होते हैं, जो कुछ निश्चित शब्दों में अभिव्यक्त होते हैं। यानी उसे कितना क्या करना चाहिए, उसे किस तरीके से अपना जीवन चलाना है, किस तरीके से जीना है, उसकी अपनी सोच है। किसी भी जो वैयक्तिक अंत्यक्रिया है वो कोई भी रूप हो सकता है, इसमें कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं। उसके बाद जो ग्रुप कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, जब कोई भी मनुष्य आमने सामने बैठे होते हैं, एक तरह से गोष्ठी का आयोजन होता है और उस गोष्ठी में विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ विचार विमर्श, कुछ गोष्ठी चर्चाएं या विचारों का आदान प्रदान जिसमें होता है, जिसमें हमें फीडबैक भी साथ साथ मिलती रहे
इस प्रकार से कोई सेमिनार्स हो गए, कोई और डिबेट्स हो गई, ऐसे जो कार्य होते हैं उसे हम कह सकते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन है। और जहाँ पर मास कम्युनिकेशन की आज बात आ जाती है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन का जो समूह, जो आकार है, वो बड़ा विस्तृत है, फैला हुआ है, क्योंकि इसमें एक समूह में कोई भी ऐसा नहीं है कि एक केवल समूह में ही विचारों का आदान प्रदान होता है। इसमें तो चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, कोई विदेशी भाषा हो, किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठित भाषा कोई भी हो सकती है, भाषा तकनीकी के रूप में हम उसमें अपना योगदान देते हैं। यानी आधुनिक जो मास कम्युनिकेशन यानी मास जो जनसंचार कार्य हैं, वो संप्रेषण है, विश्लेषण है, चाहे ज्ञान है, चाहे मूल्य है, चाहे मनोरंजन आदि है, ये सब मास कम्युनिकेशन के माध्यम से हो रहा है। जैसे हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या फिर अन्य इंटरनेट के माध्यम से इनका जो प्रसार है वो करते हैं, जिसका आधार स्तंभ कोई भी क्षेत्र से जुड़ी हुई भाषा होती है। इसलिए संपर्क रखने में भाषा का अपना एक विशेष योगदान है। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने द कम्युनिकेशन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पढ़ा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो द मेन या बेसिक एग्जम्पशंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।